नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इस समय जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी रिवीजन क्लासेस हैं, तो यदि नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था संविधान सभा के द्वारा हुआ था और जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946। याद रखिएगा, जो संविधान का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? संविधान सभा। और किसकी संस्तुति पर? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर इस संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पे गठन की डेट पूछा है तो जुलाई 1946। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, डेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। और इसकी बैठक में जो सदस्यों की संख्या थी 207 रही है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आ ही गया प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और किस डेट में? 11 दिसंबर, डेट याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण डेट है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और एक डेट इसमें और ये याद रखिएगा, इसमें इन्होंने जो अपनी प्रारूप की रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी? 21 फरवरी, पूछा गया क्वेश्चन है, 21 फरवरी 1948। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्होंने प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट दी थी 21 फरवरी 1948 को चुना गया था। और इनके साथ 7 अन्य सदस्य भी रहे हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के में संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डेट है। अंगीकृत डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो जो नवनिर्मित संविधान था, नवनिर्मित संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। नवनिर्मित संविधान में भाग 22, याद रखिए, भाग 22, अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन जो वर्तमान में पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और हमने 26 जनवरी 1950 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। याद रखिएगा, अंगीकृत की डेट कब है? 26 नवंबर 1950 को। भारत का संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण, संविधान का टाइटल, संविधान का प्रारूप रेखा इत्यादि ये कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो हमारे देश का जो संविधान है उसके विभिन्न स्रोत रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था इत्यादि हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की प्रेरणा है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध इत्यादि हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो आपात उपबंध का प्रावधान है ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इत्यादि हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये भी याद रखिए। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के सिद्धांत से। मौलिक अधिकार पूछा गया है, याद रखिएगा, अमेरिका के सिद्धांत से। और यदि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। याद रखिए, यहाँ पे पूछा गया है मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा हमने प्रस्तावना को लिया है अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसकी शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा से है? तो भारतीय संविधान में जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, किसके? कनाडा के संविधान से लिया हमने। किसके? कनाडा के संविधान से। जो संघात्मक व्यवस्था भारत की, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। और कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये भी याद रखिए। संविधान अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध किससे है? तो ये नागरिकता से है। किससे है? नागरिकता से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। किस प्रकार की? एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और इसमें प्रावधान है कि जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति को जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इत्यादि इसमें शामिल किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा? समानता के अधिकार से। इसमें 14 से 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 17 एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अस्पृश्यता का जो अंत है, अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 14 में वर्णन मिलता है इसका। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस समिति की सिफारिश पर संविधान में लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत समाहित किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसे शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि किस संविधान में अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भी हमने देखा, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और यह संविधान के भाग 4 का में है। और इसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बार बार रिवाइज करा रहे हैं इसको क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है।
नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 36 से 51। और इसको लिया किस संविधान से गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो स्रोत है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, ये आयरलैंड का संविधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो ये भी हमने देखा, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, भाग 4, ये भी याद रखिए। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 में मिलता है। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। तो ये कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 39 में क्या रखा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 44 आता है जिसमें समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता का निर्माण करने संबंधी प्रावधान है, तो ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 44 पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? राष्ट्रपति पद की अवधि जो होती है वो 5 वर्षों की होती है। कितने वर्षों की? 5 वर्षों की। और राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है नियुक्ति की? 35 वर्ष। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों का जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होती है, याद रखिए। लोकसभा, विधानसभा, इनकी जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। इन उम्रों का याद रखिएगा। उम्रों से प्रश्न पिछले बार के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। और ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी याद रखिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में इसका वर्णन मिलता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और राज्यसभा के जो पहले सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी याद रखिए। और वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़, ये नाम याद रखिएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो सबसे पहले हम आपातकाल के विषय में समझ लेते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में इनका वर्णन मिलता है। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? तो अभी हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति शासन कई बार राज्यों में लगता रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लगा है और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा। तो ये सारे फैक्टों को याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है? जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसकी उद्घोषणा का आधार क्या है? वो किस आधार पर लगाया जाता है? तो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण, ये तीनों ही आधारों को मानकर ये लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अभी हमने देखा वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद किस में मिलता है? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 52 में क्या बनता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में राष्ट्रपति शासन, याद रखिए। वित्तीय आपातकाल पूछा गया है, अनुच्छेद 360। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो भारत में अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962, 1971 और 1975। 62 में भारत और चीन युद्ध जब हुआ था, भारत चीन युद्ध। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1975 में आपातकाल के दौरान
3 बार आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी के दौरान 1975 में लगाया गया था। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं और वो निश्चित होते हैं। उपराष्ट्रपति के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है। याद रखिएगा, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245। कितनी है? 245। इसमें से 233 जो होते हैं वो सदस्य राज्यों से आते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान में प्राप्त व्यक्ति होते हैं, तो उनको कौन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्य होते हैं, और 233 कहाँ से आते हैं? राज्यों से। टोटल 245 हैं वर्तमान में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिए। न्यूनतम आयु जो होती है राज्यसभा सदस्य चुने जाने की 30 वर्ष होती है। और ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये कभी ना भंग होने वाला सदन है, और इसके जो 2/3 सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी याद रखिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसमें राज्यसभा का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है 31 सीटों का, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश का कितना है? 11। लेते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो 2। लोकसभा के कितने? 2, और राज्यसभा के कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन 2 सदस्य लोकसभा में जो मनोनीत करते हैं वो कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, याद रखिएगा। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं? केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, हालांकि ये 5 वर्षों से पहले भी भंग हो सकता है। और इसकी जो अधिकतम संख्या होती है 552 होती है। लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। 545 है, जिसमें 543 जो होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये याद रखिएगा। लोकसभा से संबंधित इतनी फैक्ट काफ़ी हैं। इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, और इसकी जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य चुने जाने की वो 25 वर्ष होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इनको फैक्टों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यद्यपि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका जो राइट आंसर होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और एक ही व्यक्ति जो होता है वो 1 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, वो राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी याद रखिए, इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्य कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन मिलता है। और केंद्र की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निर्मित होती हैं? तो राष्ट्रपति में कार्यपालिक शक्तियां, याद रखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राज्यपाल करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। वह विषय संविधान के किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे पहले हम सूचियों के विषय में समझ लेते हैं। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है, तो वो समवर्ती सूची के विषय। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय रह गए हैं जिसमें कानून बनाने की आवश्यकता है और वो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो उसमें वो कौन सी सूची में आते हैं, वो अवशिष्ट सूची में आती है, अवशिष्ट शक्तियाँ। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उसको कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। वह विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास है। और ये कौन सी शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं। विधानसभा के गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है, तो ये 1/10। कितना हिस्सा है, 1/10। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, राज्य सरकारों को में जो कानूनी मामलों के लिए अधिकृत है वो कौन होते हैं, महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, कौन, महाधिवक्ता। और यदि केंद्र सरकार की बात करें, संघ की बात करें, तो महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 और न्यूनतम कितनी है, 60 है। हालांकि न्यूनतम में अपवाद है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी है, 500 और न्यूनतम 60, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, विधानसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये है 25 वर्ष। चाहे विधानसभा सदस्य हों चाहे लोकसभा सदस्य हों, उनकी जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। चुनाव वोट डालने का अधिकार है जिसको, उसकी आयु कितनी है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ये याद रखिएगा। जस्ट देख लेते हैं, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों में होता है, तो विधान परिषद जो होती है इसका विघटन कभी नहीं होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, तो वर्तमान में 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में है। मध्य प्रदेश एक सदनी व्यवस्था है, यहाँ पे केवल विधानसभा है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ विधान परिषद नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन मिलता है, तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में मिलता है, भाग 5 में और अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के गठन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं, तो ये भी याद रखेगा। न्यायिक व्यवस्था हमारी कैसी है, एकहारी और एकीकृत है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकहारी और एकीकृत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो भारत में संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का व्याख्याकार, संविधान का संरक्षक, ये किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो ये 10 वर्ष। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। इस तरह से हमने पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी तरह के हम रिवीजन क्लासेस और भी सब्जेक्टों पर ला रहे हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में और इनके साथ जो बताए हुए तथ्य हैं ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो एक बार इनको ज़रूर देख लीजिए। और इसी तरह के वीडियोज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।